हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं अपने नए सेक्शन के साथ, जिस सेक्शन में बेस्ड ऑन माय लॉन्ग कमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रिपरेशन प्रोसेस मैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता हूं। इससे प्रीवियस एडिशन में मैंने रचना दयाराम महात्रे के क्वेश्चन को आंसर किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में डिफिकल्टी हो रही है, और अमंग द मेनी एडवाइसेस उस एडिशन में मैंने रिकमेंड किया था कि अगर आप अपनी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप सीरियसली अपने स्मार्टफोन को एक फीचर फोन से रिप्लेस करने को कंसिडर कर सकते हैं। तो उस एडिशन पर एज अ रिस्पॉन्स टू दिस रिकमेंडेशन एक और व्यूअर कौशल देसाई का एक कमेंट आया है, जिसमें उन्होंने बोला है, इन दीज डिजिटल टाइम्स व्हेन आई यूज यूट्यूब अ लॉट फॉर लर्निंग, हाउ कैन आई यूज फीचर फोन? आई डोंट हैव एनी सिंगल सोशल मीडिया ऐप इन माई फोन, जस्ट यूट्यूब, बट यूट्यूब इज माई बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन प्लस YouTube इज माई बिगेस्ट प्रिपरेशन बडी, व्हाट टू डू? मतलब उनका कहना है कि उनके मोबाइल में बस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप है और वो है YouTube, जिस पर वो अपने प्रिपरेशन के लिए निर्भर हैं, पर ये ऐप ही उनकी जिंदगी में एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है। वो पूछते हैं कि इस सिचुएशन का क्या किया जाए। कौशल जी, आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी थी, अभी भी है, और किसी और तरीके से शायद आगे भी रहेगी। ये YouTube की डिपेंडेंस एक टॉक्सिक डिपेंडेंस है, जिसको आप मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की तरह समझ लीजिए, जिसमें आप अपने आप को इंस्टेंटली रिवॉर्ड कर सकते हैं या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं, इस बिलीफ के साथ कि आपको फ्यूचर में और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एनीवेज, कमिंग टू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही है कि YouTube प्रिपरेशन के लिए जितना यूजफुल है, उससे ज्यादा उसको मिसयूज किए जाने का पोटेंशियल है। तो आप अपने इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करें? This modern problem, I believe, requires modern solution. पहला रिकमेंडेशन और सबसे मेजर रिकमेंडेशन, आप अपने YouTube की कन्वीनियंस ऑफ एक्सेस को कम से कम कर दें। इसके लिए आप अपने फ़ोन से YouTube की ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और हमेशा YouTube अपने फ़ोन के ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में यूज़ करें। जो आपके काम के चैनल हैं उनको आप उनके नाम से सर्च करें, उनकी वीडियो देखें और बाकी कुछ और ना देखें। इनकॉग्निटो मोड यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि YouTube आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं देगा और वो रैंडम रिकमेंडेशंस आपके लिए इग्नोर करना काफ़ी आसान होगा। दूसरा रिकमेंडेशन, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक रूल बना लें कि आप सिर्फ YouTube को लैपटॉप में यूज़ करेंगे और मोबाइल में यूज़ नहीं करेंगे। इस स्टेप से भी आपकी ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगी और आपके मोबाइल में YouTube यूज़ करने की हैबिट ब्रेक हो जाएगी। अगर आप लैपटॉप में YouTube को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर आप अपने क्रोम या मोजिला ब्राउज़र में स्पेसिफिक वेबसाइट के एक्सेस को ब्लॉक करने वाली किसी एक्सटेंशन को यूज़ करें। ऐसी काफ़ी सारी फ्री एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मोजिला फायरफॉक्स के लिए लीच ब्लॉक और क्रोम के लिए ब्लॉक साइट। आप इन एक्सटेंशंस या इन जैसी बाकी काफ़ी सारी और एक्सटेंशंस के यूज़ से स्पेसिफिक वेबसाइट्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अपने यूसेज पर आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं। आप इन एक्सटेंशंस के यूज़ से अपने डेली YouTube के यूसेज को 1 से 2 घंटे के बीच सेट कर लें। आई एम श्योर ऐसी मोबाइल के लिए भी ऐप्स होंगे, आप उनको भी एक्सप्लोर कर लें। और चौथा रिकमेंडेशन, ये भी लैपटॉप में YouTube के यूसेज से रिलेटेड है। आप अपने ब्राउज़र में एक और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। ये आपके YouTube के रिकमेंडेशंस को डिसेबल कर देगा, फिर आपके डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी। ये 4 रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हैं। आप इनको अप्लाई कीजिए, और आपको कोई और इश्यूज होते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वील वर्क ऑन इट टुगेदर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज करंट अफेयर इवेंट्स। आज के एडिशन में हम कवर करेंगे ओपोजिशन पार्टीज के एप्पल डिवाइसेस पर हुए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स को, अखूरा अगरतला रेल लिंक को, नेशनल मेडिकल कमीशन के डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने के प्लान को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अक्टूबर में हुए नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल में अपडेट्स को, सितंबर के 8 कोर इंडस्ट्रीज के डाटा को, सुप्रीम कोर्ट में की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स पर ऑब्जर्वेशन को, अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शंस को, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड की गई 2 इंडियन सिटीज को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के रोड एक्सीडेंट रिलेटेड डाटा को, फिर एंड में हम एक मेजर एक्सप्लेनर पीस को कवर करेंगे
जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के टाइज को होलिस्टिकली एनालाइज किया गया है। लेट्स बिगिन। ये आज की पहली न्यूज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है ओपोजिशन पार्टीज के कुछ मेंबर्स को आई एप्पल कॉरपोरेशन की तरफ से एक कम्युनिकेशन, जिसमें उन ओपोजिशन के मेंबर्स को नोटिफाई किया गया है कि उनके एप्पल डिवाइसेस पर स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज ने अटैक करने की कोशिश की है। मतलब उनके डिवाइसेस को कोई गवर्नमेंट सपोर्टेड एंटिटी इलीगली एक्सेस करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से वो सभी रिकमेंडेड सिक्योरिटी स्टेप्स को इंश्योर कर लें। इन एक साथ काफी सारे मेंबर्स को आई नोटिफिकेशन को पॉइंट करते हुए ओपोजिशन ने गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि गवर्नमेंट अब इलीगल तरीकों को इस्तेमाल कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने बोला है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं। अब हालांकि ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट दिस इज अ मेजर इवेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ। हम इस इवेंट में और हुए अपडेट्स को भी फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज़ एक मेजर न्यूज़ इवेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इसका कॉन्टेक्स्ट है अखूरा अगरतला रेल लिंक। तो इंडिया के त्रिपुरा और बांग्लादेश के अखूरा को कनेक्ट करने वाले इस रेल कनेक्टिविटी लिंक को कल फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। इस रेल रूट की बात करें तो ये एक फ्राइट ट्रेन, मतलब ये रेल ट्रैक माल गाड़ी के लिए है। इस लॉन्च किए गए लिंक की लेंथ लगभग 12 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 6.7 किलोमीटर बांग्लादेश में है और 5.4 किलोमीटर त्रिपुरा में है। ये रेल प्रोजेक्ट इंडिया बांग्लादेश के अलग अलग सेक्टर के ट्रेड जैसे कि टी, शुगर, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, आयरन, स्टील, इनके बायलैटरल ट्रेड को और कन्वीनियंट बनाने में मदद करेगा। और ये प्रोजेक्ट एक और बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड किया जाएगा। त्रिपुरा और कोलकाता इनको एक साथ जोड़ा जाएगा एक रूट से बांग्लादेश के थ्रू होते हुए, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन के त्रिपुरा, असम के सदर्न रीजन्स और मिजोरम जैसे रीजन्स तक कोलकाता से पहुंचने का टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ये नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन की एक अनाउंसमेंट, जिसमें उन्होंने बोला है कि देश में इस समय प्रेजेंट सभी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के लिए एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से देश के सभी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी स्टेप्स को एक जगह पर कंसोलिडेट किया जा सकेगा, जिससे उनके रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह कम से कम हो जाएंगे। और इसी के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। इंडिया में ऑपरेट कर रहे सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बेसिस पर रेट करने के लिए। अब ये दोनों इवेंट्स इस समय केवल अनाउंसमेंट्स हैं और इन पर जो भी डेवलपमेंट्स होती है वील कीप फॉलोइंग देम। ये नेक्स्ट न्यूज़ है जियोग्राफी से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अक्टूबर में हुई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सितंबर में फोरकास्ट किया था, मतलब पूर्वानुमान किया था कि इस साल नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल नॉर्मल रहेगी, मतलब अपनी एवरेज रेंज में ही रहेगी। पर अक्टूबर में हुई ये नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल अपने रीजन्स जो है तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और केरला में 60% डेफिसिट में रही है। इस डेफिसिट को एट्रीब्यूट किया जा रहा है इस साल प्रेजेंट एल नीनियो फेज पर और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल पर। अब इस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में आने वाले दिनों में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। ये नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिस इंडेक्स को हर महीने रिलीज किया जाता है और जो इंडेक्स देश में हो रही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एक शॉर्ट टर्म पर फास्ट इंडिकेटर है। तो सितंबर 2023 में ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कंपेयर टू द लास्ट ईयर सितंबर 8.1% पर था। अगस्त में ये इंडेक्स, मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, ये 12.5% पर था। ये सितंबर की 8.1% वैल्यू पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम इन एडिशंस में इंडिया से जुड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिकेटर्स जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को रेगुलरली कवर करते हैं। आई होप आपको अब तक इनके बारे में पता होगा। ये नेक्स्ट न्यूज़ है जुडिशरी से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हियरिंग चल रही है। तो उन हियरिंग्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बोला है कि ये स्कीम एक सिलेक्टिवली कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू की गई डोनेशंस की डिटेल कॉन्फिडेंशियल तो है, पर वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये ऑब्जर्व करता है कि इस स्कीम की मदद से रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट पावर में है, ओपोजिशन पार्टीज को मिले डोनेशन के सोर्स का पता लगा सकती है, पर जो पार्टीज पावर में नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट का बेंच इन डोनेशन के सोर्सेज के इंफॉर्मेशन में असिमेट्री पर कंसर्न्स एक्सप्रेस करता है। अब फिलहाल ये हियरिंग्स चल रही हैं और इन हियरिंग्स में और जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं हम उनको फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मंथली जीएसटी कलेक्शंस। तो अभी रिसेंटली खत्म हुए अक्टूबर मंथ में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस 1.72 लाख करोड़ रही है। ये अक्टूबर का कलेक्शन पिछले 10 महीनों में अब तक सबसे ज्यादा है और आज तक का सेकेंड हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क और उसमें अभी रिसेंटली इंक्लूड की गई 2 और इंडियन सिटीज। तो यूनेस्को ने 31 अक्टूबर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड की गई 2 इंडियन सिटीज को अनाउंस किया है। उन अनाउंस की गई 55 सिटीज में 2 सिटीज इंडिया से हैं। वो हैं मध्य प्रदेश से ग्वालियर सिटी, जिसको म्यूजिक फील्ड के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है, और केरला से कोरिकोडे सिटी, जिसको लिटरेचर के लिए इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करें तो ये 2004 में बनाया गया सिटीज का एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क कोऑपरेशन प्रमोट करता है अपनी मेंबर सिटीज के बीच। इसकी मेंबर सिटीज की एक खास बात है कि ये सिटीज अपने अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी को एक मेजर फैक्टर समझती हैं। इस नेटवर्क में इस समय दुनिया भर की 300 से ज्यादा सिटीज हैं और ऐसी 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिनमें से किसी के लिए भी एक सिटी को इस नेटवर्क में इंक्लूड किया जा सकता है। ये फील्ड्स हैं क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट और म्यूजिक। इंडिया से इस लिस्ट में 8 सिटीज इंक्लूडेड हैं। वाराणसी, जिसको 2015 में इंक्लूड किया गया था एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, जयपुर एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ फोक आर्ट, चेन्नई एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, मुंबई एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म, हैदराबाद एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ फोक आर्ट, और अब जो 2 सिटीज को इंक्लूड किया गया है, ग्वालियर एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक और कोरिकोडे एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जिन्होंने इंडिया में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स और उनसे जुड़ी फैटालिटीज पर एक डाटा को रिलीज किया है। इस रिलीज किए गए डाटा की मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो इंडिया में हाईवे नेटवर्क के एक्सपेंशन के बावजूद भी रोड एक्सीडेंट्स और फैटालिटीज यानी कि उनसे जुड़ी मौत का काउंट बढ़ा है। मतलब हाईवेज बनाने के बाद भी देश का रोड नेटवर्क रिलेटिवली सेफ नहीं हुआ है। साल 2022 की बात करें तो यानी कि लास्ट ईयर 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे और उन एक्सीडेंट्स में 1,68,491 लोगों की जान गई थी, जो उससे पिछले साल यानी कि 2021 के कंपैरिजन में 11.9% और 9.4% ज्यादा है। अगर एक्सीडेंट्स की सीवियरिटी की बात करें तो मतलब एक्सीडेंट्स की गंभीरता के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो साल 2022 को अगर 10 साल पहले यानी कि 2012 से कंपेयर किया जाए तो 2012 में रोड एक्सीडेंट्स की सीवियरिटी 28.2 थी और 2022 में यानी कि 10 साल बाद ये बढ़कर 36.5 हो गई है। 36.5 सीवियरिटी होने का मतलब है कि अगर 100 लोगों का एक्सीडेंट होता है तो उसमें से 36.5 एक्सीडेंट्स जानलेवा हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन, जो इस फील्ड में काम कर रही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन रोड्स एक्सीडेंट से रिलेटेड दुनिया की 20 सबसे वर्स्ट रोड्स में इंक्लूडेड है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इन रोड एक्सीडेंट से जुड़ा है वो ये है कि इन रोड पे हुई डेथ्स में 61% डेथ्स हुई हैं नेशनल और स्टेट हाईवेज पर, जबकि हाईवेज इंडिया के रोड नेटवर्क का केवल 4.9% पार्ट ही है।
मतलब हाईवेज पर ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और वो एक्सीडेंट्स नॉन हाईवेज पर होने वाले एक्सीडेंट से ज्यादा जानलेवा होते हैं। इन डेथ्स और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन है स्पीडिंग। और अगर स्टेट वाइज रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर है उत्तर प्रदेश का, जिसका रोड एक्सीडेंट डेथ्स में 13.4% शेयर है। उसके बाद तमिलनाडु, जिसका रोड एक्सीडेंट डेथ्स में 10.6% शेयर है। और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जिसका रोड एक्सीडेंट डेथ्स में 9% शेयर है। और ये अधिकतम फैटेलिटीज हुई हैं 18 से 45 की उम्र के वर्ग में। ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का रिलेशनशिप। इस एक्सप्लेनर पीस में बात की गई है कि वो कौन सा इवेंट है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के रिलेशनशिप को अपने आज की इस मजबूत स्थिति में शेप किया है, और इस स्पेशल रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है। बात करते हैं इस रिलेशनशिप के करंट स्टेटस की। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को विजिट किया था। वहां पर 7 अक्टूबर को हुए हमास अटैक्स के बाद अपनी संवेदना को जाहिर करने के लिए और इजराइल के साथ अपने सपोर्ट को एक्सप्रेस करते हुए जो बाइडेन ने हमास को अनअडल्ट्रेटेड इविल बोलकर डिस्क्राइब किया है। मतलब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि हमास शैतान का एक शुद्ध रूप है। उन अटैक्स के बाद जब इजराइल ने एज अ रिटेलिएशन गाजा पर अटैक्स किए थे जो अभी भी जारी हैं, उन जरूरत से ज्यादा तीव्रता के अटैक्स को भी यूनाइटेड स्टेट्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी हमेशा सपोर्ट किया है, और हिस्टोरिकली भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को हर मोड़ पर सपोर्ट किया है। तो अब बात करते हैं कि इस यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के संबंध का ओरिजिन क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल स्टेट के बनने से पहले ही इस आइडिया को सपोर्ट करता आ रहा है कि ज्यू पॉपुलेशन के लिए पैलेस्टीन रीजन में एक स्टेट बनना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने 1922 में और एक बार फिर से 1944 में भी एक रेजोल्यूशन को पास किया था जिसमें बात की गई थी कि पैलेस्टीन रीजन में ज्यू पॉपुलेशन यानी कि यहूदी पॉपुलेशन के लिए एक घर बनाया जाए। और 1948 में जब इजराइल स्टेट बना तब यूनाइटेड स्टेट्स पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इजराइल स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच कभी ऐसी स्थिति भी हुई है जब इन दोनों के बीच आपसी तनाव बढ़ा हो, जैसे कि 1956 में हुए सुएज वॉर के दौरान, जब इजराइल स्टेट ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था जिस एक्शन को यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट नहीं किया था। पर जब 1967 में इजराइल अरब वॉर हुई, जिसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिस वॉर में इजराइल ने अरब नेशंस को केवल 6 दिन में हरा दिया था और उनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था। इस जीत ने यूनाइटेड स्टेट्स की नजरों में इजराइल की इज्जत को काफी बढ़ा दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स जो खुद उस समय वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था, इस 6 डे वॉर के बाद वो इजराइल को अपने एक स्थायी दोस्त के तौर पर देखने लगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टिंग व्यूइंग इजराइल एज अ स्टेबल अलाय, जो उस समय तेजी से फैल रहे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को मिडल ईस्ट में बढ़ने से ना रोकने में यूनाइटेड स्टेट्स की मदद कर सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के फिलहाल के संबंधों की बात करें तो 1967 वॉर के बाद से अब तक यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। यूएस ने इजराइल को उसके न्यूक्लियर स्टेट अचीव करने में भी मदद की थी। यूएस इजराइल का सबसे बड़ा एड पार्टनर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को $158 बिलियन तक की आर्थिक मदद दे चुका है, और हर साल यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को उसके मिलिट्री के लिए $3.8 बिलियन देता है, जो इजराइल के मिलिट्री का 16% एनुअल बजट है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल एक दूसरे के गहरे डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, जो मिलकर डिफेंस रिसर्च करते हैं, और ये डिफेंस पार्टनरशिप ही एक रीजन है कि इजराइल एक छोटा सा देश दुनिया का 10th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर है। आई होप आपको पता है कि इंडिया भी इस छोटे से देश से भारी मात्रा में डिफेंस इंपोर्ट्स करता है। यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 50 से भी ज्यादा बार अपनी वीटो पावर को यूज कर चुका है ऐसे रेजोल्यूशंस को डिफीट करने के लिए जो इजराइल के अगेंस्ट हों। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की तरह 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। मतलब पैलेस्टीन में 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, एक ज्यू पॉपुलेशन के लिए
और एक पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के लिए। पर यूनाइटेड स्टेट्स का अटूट सपोर्ट इजराइल की तरफ ही है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जेरूसलम को इजराइल के कैपिटल के तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर लिया था और अपनी एम्बेसी को वहां पर शिफ्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के इन अटूट संबंधों का कारण क्या है। पहला कारण है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इजराइल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू। इजराइल जो मिडल ईस्ट जैसे एक वॉलेटाइल रीजन में लोकेटेड है, ऐसे रीजन में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा चाहेगा कि उसका वहां कोई मजबूत दोस्त हो जो उसके लिए हमेशा नजर रखे, और इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स का वही दोस्त है। इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही पॉपुलेशन की भी पूरी सिंपैथी है। और इजराइल की यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है जो इजराइल की आवाज को यूनाइटेड स्टेट्स में उठाती रहती है और कोई निंदा भरी आवाज हो तो उसको दबाती रहती है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री टाइज भी इन आपसी संबंध को काफी मजबूती देती है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, प्रो इजराइल लॉबी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल टाइज, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स में कंसिस्टेंटली इजराइल को सपोर्ट किया जाता है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट पावर में हो। That's all for today, friends. See you in the next edition tomorrow. Friends, सैटरडे को कोई एडिशन नहीं आएगा बिकॉज आई हैव सम पर्सनल वर्क, इसलिए द नेक्स्ट एडिशन विल बी टुमारो। फ्रेंड्स, अगर इन एडिशन से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होती है एंड यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू वांट दिस चैनल टू ग्रो, तो यू कैन डू योर पार्ट बाय फर्स्ट मेकिंग अ डोनेशन, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। सेकंड, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लीज डू दैट। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, बाय।